नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। कॉमर्स मैनेजमेंट एमसीक्यू सीरीज़, ये एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत वक्त से ये मांग थी कि कॉमर्स में जो है वो सीरीज़ लाई जाए। तो वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एक नए ऑफ़र की जो अनअकैडमी का कल ख़त्म हो जाएगा। SCRYT कोड है, इसको यूज़ करिए ताकि आप कॉमर्स और पेपर वन के कंप्लीट बैचेस में पढ़ सकते हैं। और कॉमर्स और पेपर वन के ये कंप्लीट बैचेस सितंबर में आपका कोर्स पूरा ख़त्म करवा देंगे। तो SCRYT कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कल तक ये ऑफ़र और रहने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको यूनिट वाइज जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ कराऊँ और इसके पार्ट भी आते रहेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज़ नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक जो है इनमें से क्या नहीं आता था। तो डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर्स चेक जो ड्रॉ किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आउटसाइड इंडिया बट पेबल हो इंडियन करेंसी में, या ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो देखिए, फोर्थ बहुत ही ऑब्वियस आंसर लग रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा के आया था कि ड्राफ्ट ड्रॉ किया जाए बैंक के द्वारा आउटसाइड इंडिया और वो पेबल हो फॉरेन करेंसी के अंदर। क्योंकि देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पे फॉरेन करेंसी जिसमें डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल कोई भी फॉरेन करेंसी में हो, तो ड्राफ्ट हो या ट्रैवलर चेक हो या लेटर ऑफ क्रेडिट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, सब एक्सप्रेस या ड्रॉ किए जाते हैं भारतीय करेंसी में ही, लेकिन पेबल होते हैं किसमें? फॉरेन करेंसी में। तो सब होंगे किसमें? भारतीय करेंसी में जो है ड्रॉ किए जाएंगे और पेबल होंगे फॉरेन करेंसी में। तो ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉइंग ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशंस और पर्सन आउटसाइड इंडिया, ये पेबल होंगे इंडियन करेंसी के अंदर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके आंसर ज़रूर दीजिएगा क्वेश्चन का और अपना स्कोर कमेंट में शेयर करिएगा। साथ ही साथ सजेशन दीजिएगा कि कौन सी यूनिट आपकी कॉमर्स या मैनेजमेंट में दिक्कत वाली है, और शेयर करिएगा कॉमर्स मैनेजमेंट के बच्चों के साथ भी, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और हम इसके और पार्ट बना सकें। इनमें से कौन से फैक्टर ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं? तो देखिए, नेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन को रोकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म की नीतियाँ आ जाती हैं तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ चली जाती है प्रैक्टिस। ट्रेड बैरियर्स अगर आप लगाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ चला जाता है। रेगुलेटरी कंट्रोल्स लगाएंगे तो ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो साफ नज़र आ रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के लिए बैरियर का काम करती है। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी जो है नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करने की बात होगी तो ऑब्वियसली वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, प्रोटेक्शनिज्म की बात हो जाएगी। तो कंपनीज या प्रैक्टिसेस जो है, जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे शेयर होते हैं। तो इन चीज़ की बात होती है। तो थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीक्वेंशली अरेंज करिए इन थीम्स को जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है इंडियन बिजनेसेस की सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखिए, जब भी थीम जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पकड़ने की कोशिश करें। तो देखो, एफटीआई इन वेरियस सेक्टर्स ओपन अलोंग विद स्लैशिंग ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, कि भाई एफटीआई जो है कई सेक्टर्स में ओपन कर दी गई और कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया। पार्शल ओपनिंग हुई इकॉनमी की एक्सटर्नल ट्रेड के लिए और डीलाइसेंसिंग हुई कुछ की सेक्टर्स की। गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जाती है, इन स्टील, केमिकल एंड पावर शुरू हुई। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतीय बिजनेस बिजनेस की जो हमें एफडीआई या इकोनॉमी ओपनिंग जो है वो बाद में देखने को आती है। हेवी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली कोल, आयरन और स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस अपैरेटस और मिनरल ऑयल, ये डेजिग्नेट किए गए थे की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्रीज के तौर पे। और ये कब आया था? 1948 में 6 अप्रैल, जो हमारा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था उसके तहत। फिर 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया? लिबरलाइज किया इकोनॉमी को। तो सबसे पहले पॉइंट आ गया गवर्नमेंट लेड का। तो सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है। फिर ये चेक करेंगे, ई आता है इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्री विद सस्टेन फोकस ऑन, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जो है वो फोकस किया जाए, कि हम अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करें रादर दिन बाहर से मंगाएं। फिर उसके बाद आता है बी पॉइंट, जो कि पार्शल हमारी जो है ओपन होती है इकॉनमी। और उसके बाद आता है एफटीआई, वेरियस सेक्टर्स में अलाउ की जाती है, ओपन की जाती है कस्टम ड्यूटीज़ को हटा के। और एट लास्ट आपका पॉइंट आता है डी, इंडियन बिजनेस कंपेटिटिव होते हैं और हमें इसके रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मिलने शुरू होते हैं। तो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा एक सीक्वेंस के तौर पे।
अगला है कि द डिफेंडर ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टूवर्ड्स CSR, ये पॉइंट आउट करते हैं कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है एक ऐसे बायोस्फीयर में दैट सपोर्ट ऑल लाइफ. द सक्सेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी जज ओनली अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी. People have strong ethical duty to cause no harm and only a prima facie duty to prevent harm. Business sole responsibility is to fulfill economic conditions या functions they were designed to serve. Customer service is most important. तो काफ़ी contradicting statements आपको मिल रही होगी. तो यहाँ पूछा है कि डिफेंडर कौन, द डिफेंडर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच, जो डिफेंड करते हैं सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को टुवर्ड्स CSR, वो क्या चीज़ पॉइंट आउट करेंगे. तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो डिफेंडर होंगे सस्टेनेबिलिटी अप्रोच के टुवर्ड्स CSR, वो ये पॉइंट आउट करेंगे कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है विद इन अ बायोस्फीयर जो सपोर्ट करे ऑल लाइफ को. तो आंसर होगा फोर्थ. मैं समझा देता हूँ कैसे. कि देखिए CSR ना एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो मदद करता है एक कंपनी को सोशली अकाउंटेबल बनाने के लिए, खुद के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी और पब्लिक के लिए भी. तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं CSR को तो हम कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं कि कंपनीज को कॉन्शियस होना चाहिए कि उनका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, सोशल, इन्वायरमेंटल सब तरीके से पड़ता है. तो हम CSR में जब आते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक कंपनी ऑपरेट कर रही होती है कई तरीकों से जिससे कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, ना कि हम उनके लिए नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करें. तो जो डिफेंडर ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है कि भाई जो सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को जो है सही मानते हैं, डिफेंड करते हैं, तो और वो भी टुवर्ड्स CSR, वो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो लेकिन वो हो तो विद इन द बायोस्फीयर ही रही है ना, जो सपोर्ट करता है लाइफ को. तो हमें भी इसी तरीके से चलना चाहिए. तो इस एक पॉइंट में ही सब कुछ आ जाता है बेसिकली. एज पर द कैरल मॉडल 4 लेवल CSR के कौन से हैं? फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल, फिजिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, फिलेंट्रॉफिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, या फिलेंट्रॉफिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड एथिकल. देखिए बहुत ही ईजी इसका जो है हम याद रख सकते हैं एक फुटबॉलर पेले के नाम पे. बस ये है कि उसमें धोखा मत खाना कि फिलेंट्रॉफिक होगा, फिजिकल नहीं होगा. तो थर्ड जो है, क्योंकि फिलेंट्रॉफिस्ट होना, फिलेंट्रॉफी, ये काफ़ी वर्ड रिलेटेड है CSR से, और हम ज़्यादातर जो है जैसे रतन टाटा को फिलेंट्रॉफिस्ट कहते हैं. तो देखिए कैरॉल का जो CSR पिरामिड था ना, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो बताता था कि ऑर्गेनाइजेशन को क्यों और कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हाउ एंड वाई. और इनका पूरा नाम था आर्ची कैरॉल, और इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कहीं इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और डिस्क्रिशनरी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे चलती है, जिससे कि वो सोसाइटी की मदद कर पाती है या सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से एक पॉइंट इन टाइम पे. तो जो डिस्क्रिशनरी वर्ड है ना, उसकी जगह कभी कभी ये फिलेंट्रॉफिक वर्ड भी यूज़ हो जाता है. और इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल तो रहेगी ही रहेगी, जो बेसिकली सब में ही डाल रखा है ऑप्शन में, आप देखेंगे ज़्यादातर. तो पिरामिड बेस्ड प्रॉफिट होगा. फाउंडेशन बड़ा ज़रूरी है कंपनी का, सारे लॉ रेगुलेशन उसको पूरे करने होंगे, शेयर होल्डर्स की डिमांड पूरी करनी होगी, और बिफोर अ कंपनी कैन एंड शुड देन, उसके बाद उसकी फिलेंट्रॉफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल ये तीनों चीज़ें जो है वो उसकी पूरी हो जाए. इकोनॉमिक, लीगल और एथिकल, फिर उसके बाद फिलेंट्रॉफिस या डिस्क्रिशनरी वर्क शुरू होता है. उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ जैसे पेपर 1 में आते हैं वीडियोस. और इसको सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस डाल सकूँ. शुक्रिया, धन्यवाद.